खपत और मांग पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, वहीं कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन बात पहले कॉटन की। एंड अतुल जी, सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर क्लाइमेट कॉन्शियस हैं, हम नेट जीरो की तरफ यहाँ पर सभी को जाता हुआ देख रहे हैं। रिन्यूएबल्स का यूजेज यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज करने लगी हैं। जहाँ तक कॉटन एंड टेक्सटाइल की बात है, आपको क्या लगता है कहाँ खड़ी है ये इंडस्ट्री और क्या कुछ यहाँ पर नया देखने को मिला है? जी, गुड आफ्टरनून मनीषा जी। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पिनिंग मिलों ने लगाना चालू किया था 1995 से। और इसकी शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु के स्पिनिंग मिल्स ने चालू किया था, जो मैं समझता हूँ कि एक तरफ से बहुत होशियार है तमिलनाडु के स्पिनिंग मिल वाले। और अगर हम देखें तो ये बढ़ते गया और आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री जो है कॉटन की, वो ओवरऑल इंडिया में 30 to 35% कवर है। किसी के पास सोलर है, किसी के पास विंड है, तो ओवरऑल 30-35% कवर है। अगर हम स्टेट वाइज इसकी बात करें तो तमिलनाडु सबसे आगे है। तमिलनाडु में 60% इंडस्ट्री सोलार या विंड से कवर है, और उसके बाद है गुजरात। गुजरात में 50% कवर है, और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 20% कवर है, और महाराष्ट्र एमपी में 15 to 20% कवर है। तमिलनाडु में जो स्पिनिंग मिल्स है, उन्होंने सबसे पहले विंड मिल लगाना चालू किया था, और वो अभी भी सबसे आगे हैं। वो जो पैसा कमाते हैं वो स्पिनिंग मिल में इतना एक्सपांशन नहीं करते हैं, वो इसके बदले पावर क्या विंड मिल या सोलार लगा रहे हैं, जिससे उनकी इंडस्ट्री एकदम स्टेबल हो गई। और जो गुजरात भी अभी 5 साल में ही इंडस्ट्री लगी है जब से उनको बेनिफिट आया, मगर उन्होंने देख लिया कि अगर हमारे जो पावर का अगर हम यूनिट नहीं लगाएंगे तो हमारे को स्पिनिंग इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो गुजरात ने पिछले 2 साल में स्पीड पकड़ी है, और अभी 50% गुजरात की स्पिनिंग मिल खुद का पावर उनके पास है। और ऐसा लगता है जो स्पीड से वो डाल रहे हैं तो 1 साल में वो 80% तक कवर हो जाएंगे मनीषा जी। महाराष्ट्र जी। में स्पिनिंग मिल वालों को इतना सीरियसली नहीं है कि वो सोलार या लगावे, क्योंकि महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट 2 से 3 रुपया पर यूनिट सब्सिडी देती है टेक्सटाइल यूनिट को। तो अगर 9 रुपये का रेट है तो वो बिजली उनको 7 रुपया 6.5 रुपया पड़ती है, तो वो उनको इतना महंगा नहीं लग रहा है कि वो खुद की इलेक्ट्रिसिटी लगावे। जी मनीषा जी। ऑलराइट, तो महाराष्ट्र को इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिलती है, इसलिए उनका इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर रिन्यूएबल्स की तरफ। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर कॉस्टिंग की बात की ही है कि यहाँ पर सब्सिडीज मिलती है, अगर हम पर यूनिट की कॉस्ट की यहाँ पर बात करें तो कितना सहज और कितना मुनाफा यहाँ पर मिल्स को होता हुआ नजर आएगा अगर वो सोलर या विंड की तरफ यहाँ पर जाएं? जी, देखिए मनीषा जी, इंडिया में जो स्पिनिंग मिल है उनको पर यूनिट का जो टैरिफ है वो 1 किलो यान बनाने के लिए उनको करीब करीब 30 रुपीज का पावर का एक्सपेंसेस आता है। और अगर हम देखें तो स्टेट वाइज अभी जो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में पर यूनिट पावर का रेट 8 से 9 रुपया है, और ये रेट हर साल बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का स्टेट गवर्नमेंट रेट जो है वो हर साल बढ़ा रही है। अगर हम आज से कुछ साल पहले देखें तो 4 रुपया 5 रुपया पर यूनिट था। अभी सेंट्रल इंडिया और साउथ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई है, 9 रुपया पर यूनिट हो गई है। तो अगर कॉटन टू अगर यान मिल को कन्वर्ट करना है तो करीब करीब 1 किलो में 30 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता है, जो कॉटन का रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट के बाद सबसे बड़ा। अगर हम बोले तो 15% का खर्चा स्पिनिंग मिल को इलेक्ट्रिसिटी का आता है। ओके। तो जिसके पास अगर कोई भी मिल के पास खुद का पावर जनरेशन अगर सोलार या विंड मिल है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और वो यूनिट को हम कह सकते हैं कि बहुत स्टेबल रहेगा। अगर कोई बड़ी तेजी मंदी आई, कुछ लॉस हुआ, तो ऐसी जो मिल है वो उसको लॉस को थोड़ा कम कर तो सकती है। अतुल जी, आप कह रहे हैं कि एक किलो कॉटन टू अगर यान हम बनाएं तो 30 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी लगती है, लेकिन जब हम रिन्यूएबल्स की बात करते हैं तो वो सिंगल डिजिट में आ जाता है।
जी जी। ओके। तो वो जी, कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा मनीषा एब्सोल्युटली जी। अच्छी खासी यहाँ पर हमने प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से यहाँ पर बनते हुए देखी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर वन टाइम कॉस्ट इस सबको एस्टैब्लिश करने में जरूर आएगी, जिसको इंडस्ट्री को ध्यान देना होगा। साथ ही अतुल जी, अब जी क्योंकि बात रिन्यूएबल्स की हो रही है, बात कॉटन की भी हो रही है, तो अगर दोनों ही सेक्टर्स एक साथ यहाँ पर वित्त मंत्री के पास खड़े हैं तो क्या मांगेंगे इस बजट से? जी। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जब आज की तारीख में जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उन्होंने आने वाले 3 साल में टारगेट रखा है कि हमारे को $100 बिलियन का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल से होना है। तो उसके लिए अगर हमारे टेक्सटाइल यूनिट को, जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है, उसको अगर हम स्टेबल करेंगे तो ये टारगेट पॉसिबल है। तो उसके लिए अगर जैसे गवर्नमेंट, अभी बजट आने वाला है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से रिक्वेस्ट है कि जैसे घर बनाने के लिए लोन, सोलर यूनिट लगाते हैं घर के ऊपर रूफटॉप, तो उनको सब्सिडी मिलती है, ऐसे ही अगर स्पिनिंग मिल को भी सब्सिडी मिली रूफटॉप लगाने को, या ग्राउंड लेवल सोलर लगाएंगे, विंड मिल लगाएंगे, उनको भी अगर सब्सिडी मिली, तो क्या होएगा कि हमारे जो यूनिट है वो वर्ल्ड में टेक्सटाइल सबसे बेस्ट हो सकता है। अगर ये जो 30-35% अभी कवर है, वो अगर 60-70% पहुंच जाएंगे, तो हमारे इंडिया अनबीटेबल हो जाएगा टेक्सटाइल में। तो गवर्नमेंट, अगर मैडम, अगर हमारा रिक्वेस्ट है कि ये अगर सोचेंगे, तो आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो सकता है मनीषा जी। हो वेल एब्सोल्युटली, और अच्छा काम यहाँ पर इंडस्ट्री करने भी निकली है। और अतुल जी, बहुत शुक्रिया वो नंबर्स हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर रिन्यूएबल्स को कैसे देख रही है। आपने एक्चुअली मुझे इनकरेज किया है कि अब मैं बाकी इंडस्ट्री से भी पूछती हूँ कि जब वो प्रोसेसिंग करते हैं, जब जी वो काम करते हैं, तो कितना रिन्यूएबल्स वो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स बन सकता है। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज वो नंबर्स थैंक हमारे यू। साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा होंगे हमारे साथ। बैंक्स की इन्फ्लेशन डेटा है यूएस एंड चाइना का, आप कैसे देते हैं नॉन एग्रो स्पेस को इन लाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस? जब से नॉन एग्री बास्केट में पर्टिकुलर लग रहा है कि थोड़ा ट्रेड कॉशियस रहेगा। फेड पॉवेल की स्पीच है वो इम्पोर्टेंट है, आज की स्पीच ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज बैंकिंग कमेटी के सामने वो अपना आउटलुक देगा, और उसके ऊपर अगले 6 महीने, क्यों वो इलेक्शन के महीने, तो आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट होगा कि वो आज क्या बोलते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं। और मीन्स के क्वेश्चन एंड आंसर हो गए सेनेटर एंड पॉवेल के बिटवीन, तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। इससे मार्केट क्यों लेने की ट्राई करेगा कि कब से रेट में चेंजेस हो रहे हैं, तो आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा। बट यस, ऑलवेज मार्केट उसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से भी देख रहा है कि शायद ये कमेटी के सामने डिसीजन ले रहे हैं, तो इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट बॉन्ड यील्ड्स पे नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक जो मार्केट में रिसेंट मोमेंट हो शायद कंटिन्यू रह सकता है, बहुत बड़े रिवर्सल की आशा नहीं है। और ये मीटिंग मीन्स के उसके जो स्पीच है या उसके जो डिस्कशंस है, वो 2 से ढाई घंटे चलते हैं, तो इतना ज्यादा मार्केट वेट भी नहीं करेगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 70,300 पे गोल्ड बाय करे। स्टॉप लॉस 70,100 का लगा है। एक लिमिटेड अपसाइड 70,800 तक बन सकते हैं। भाई चांदी भी काफी अच्छे रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक 93,000 का डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में 31 का रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस कर दिया है। तो आई थिंक सिल्वर भी बाय करें 93,000 के जितने करीब मिले बाय करें। 93,500 जो कल का क्लोज था, वहां स्टॉप लॉस लगा है। 94,200 तक सिल्वर भी जा सकते हैं। और मेटल्स में आप ध्यान रखें, मेटल्स में आई थिंक जिंक में फोकस करें। 271 के करीब बाय करें 269 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट बन रहा है वो 275 का होगा। एंड एल्यूमिनियम बाय करें 232 पे 230 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा 236। तो आई थिंक मेटल्स हो या बुलियन, मुझे लग रहा है कि रिकवरी आगे और बढ़ सकती है। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय वहां पर क्रॉस बोर्ड आती हुई। लेकिन इसी बीच जब आप चांदी की बात कर रहे थे रवि, तो हमारे पास एक मैसेज आया है इलाहाबाद से शिवम केशरवानी का। इन्होंने 4 लॉट चांदी बेची है 71,300 के लेवल्स पे। क्लियरली वहां से खड़े हैं, जानना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए इन्हें। काफी आउट द मनी है। आई थिंक वहां पे क्या करें आप, अपने जो पोजीशन है उसके सामने पुट बेचते रहे, तो वो एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। पुट बेचोगे तो जो प्रीमियम है, काफी प्रीमियम होते हैं। अगर करंट मंथ में भी देखे तो नियर अबाउट टू 90,000 का अगर पुट बेचते हो, तो आपको 1,500-1,600 पॉइंट का प्रीमियम गेन होगा। तो आई थिंक काफी अच्छी ये डिसीजन होगा। इससे पुट बेच के आपका कॉस्ट है
वो ऊपर आएगा और इससे आप निकल पाओगे। हालांकि कोई भी चांस आपके कोस्ट के नहीं दिख रहे। इस हिसाब से मेरे हिसाब से जब तक चांदी 90,000 के नीचे ना जाए तब तक आप 90,000 के पुट बेचते रहे। इससे आपको प्रीमियम क्रेडिट होगा और आपकी कोस्ट ऊपर आएगी। ऑलराइट, तो वो ऑफ कोर्स आपके लिए राय है। जैसे रवि ने कहा, आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हैं। एक तो ऑफ कोर्स अपने स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाएं और बहुत जल्दी ये रिवर्स वाली पोजीशंस भी आप होल्ड करना शुरू करें। साथ ही साथ रवि, क्या देखते हैं अब आप एग्री एज अ स्पेस में, बिकॉज यहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली लगातार हमने बनते हुए देखी है, लेकिन यहाँ पर भी कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? जब से जो पानी बरसा है लास्ट एक वीक में, वो पूरी जो मार्केट की नेगेटिव एक्सपेक्टेशन थी उसके सामने काफी अच्छे पॉजिटिव मॉनसून एंड पॉजिटिव बातें आ रही। तो अक्रॉस द बास्केट काफी दबाव था। मुझे लग रहा है कि ये प्राइसिंग हो चुका है एंड यहाँ से थोड़ी स्टेबिलिटी की और मार्केट बढ़ सकता है। आज भी टर्मरिक देखे तो लोअर लेवल से जो रिकवरी था यही पार्ट से था। मुझे लग रहा है कैस्टर फोकस करे। कुछ भी रीजन से नहीं लग रहा है और लास्ट हमने लगातार ये कमोडिटी में बाइंग की रिकमेंडेशन दी है क्योंकि कैस्टर में अभी भी सोइंग कम है। सेकंड जो पॉजिटिव चीज ये है कि कैस्टर ऑयल के प्राइस जो लगातार 1180 1150 के बिटवीन सस्टेन हो रहे थे, वो अभी 1220 पहुंच चुके हैं। काफी अच्छा सपोर्ट मिल गया है कमोडिटी को, तो बाय करें कैस्टर। 6100 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाय करें। स्टॉप लॉस 6050, टारगेट वुड बी 6200 एंड सेकंड आप जो फोकस है वो धनिया पे लगाए। काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है। नए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 7200 के करीब बाई करे। स्टॉप लॉस लगे अराउंड 7040 एंड टारगेट उसका वो होगा 7500। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप कोरिएंडर पे भी बाइंग का रुख रख सकते हैं एंड 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए कैस्टर मुझे यहाँ से और बेटर लगा। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर काफ़ी एग्री कमोडिटीज़ में भी आती हुई, चाहे वो कैस्टर है या फिर धनिया। रवि एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज़ के लिए। एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।